अगर चिराग लेके ढूंढो तो आपको कोई अच्छा समाज सेवक और राजनेता आपको इस देश में नहीं मिलेगा। यह एक परिस्थिति हो गई। आज भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती और इतनी चर्चा हो गई है भ्रष्टाचार की कि अब लोग भ्रष्टाचार को बुरा भी नहीं मानते। जी जी, अब वो एक हिस्सा समझ लिए, उसको एक हिस्सा बना लिए। आज के राजनेता और तब के राजनेता, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, एक साहित्यकार थे, एक विचारक थे, एक पत्रकार थे, जो लोगों को एक सोच देते थे। चल सही रास्ता कैसे चलना चाहिए वो तरीका बताते थे। मैं बहुत बार उनके साथ उठा बैठा चला, कार्यक्रमों में आया गया। उनके साथ बैठने के बाद जो ऊर्जा मिलती थी काम करने की, जो ताकत मिलती थी, आज सब मुझे कहते हैं नसीम भाई सर्वधर्म समभाव के प्रतीक है, सभी समाज, सभी भाषा, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। अगर ये विचार नसीम खान का पक्का हुआ है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की भी रही। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि आज स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की जन्म जयंती आज मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाई जा रही है। और जैसा कि आपने हमेशा हर साल की तरह देखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के द्वारा यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके परिवार को भी आमंत्रण दिया जाता है। हर साल की तरह नियम लागू था। यहाँ पर सब मेरे साथ में एक नवभारत के संपादक जी यहाँ पर है, ब्रिजमोहन पांडे जी, तमाम उत्तर भारतीय नेता विनेश दुबे जी, जो कांग्रेस पार्टी में रहकर उत्तर भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे उत्तर भारतीय समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बारी बारी से बात करेंगे। विमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत ही आप राम मनोहर त्रिपाठी जी आप करीब रहे हैं, क्या अनुभव रहा है, आज किस तरह को याद करते हैं? जहाँ बाबूजी का नाम आता है पंडित राम मनोहर त्रिपाठी, वहाँ पे साहित्य जगत, विद्वत्ता, आचार विचार, उत्तर भारतीयों को कैसे संगठित रहना चाहिए, यह चीज़ सामने आती है। उन्होंने सिद्धांत दिया हम उत्तर भारतीयों को। यहाँ पर उन्होंने आकर के बुराई को पनपने नहीं दिया उत्तर भारतीयों में। मुझे याद है कि मेरे पिताजी के माध्यम से काजूपाड़ा में रामलीला का वहाँ पे प्रोग्राम होता था, और उसे बंद कराने के लिए यहाँ के काफ़ी मराठी नेता आज वो रामचंद्र जी को लेके घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन रामचंद्र जी की लीला को वो समझ नहीं पाए और गलत तरीके से उसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो उसको दूर करना चाहिए। ये त्रिपाठी जी ने हम लोगों को सिखाया है। अब सीधे चलते हैं। ब्रिजमोहन पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी के बहुत ही करीबी रहे। हमेशा उनसे मिलकर उनके जो भी लेख हुआ करते हैं वो छापते रहे। एक गीत उनका मुझे याद आ रहा है कि शायद किसी ने मेरे गीत गुनगुनाए हैं, इसलिए बेमौसम बादल छाए हैं। पांडे जी, आज क्या कहना चाहेंगे जयंती के समारोह में? नहीं, मैं तो पहले बाबूजी को नमन करता हूँ। बाबूजी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की आज जयंती है। उनके निधन के बाद एक संस्था बनी यहाँ पर, राम मनोहर त्रिपाठी फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान जी हैं। उनके परिवार के लोग भी हैं और उनके जितने करीबी लोग थे उस ट्रस्ट में हैं। हर साल यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं बाबूजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस शहर में वो एक चलता फुरता पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी थे। राजनेता तो थे ही, साहित्यकार तो थे ही, लेकिन इस शहर में उस ज़माने में जो पत्रकार पैदा हुए हिंदी के, वो आप समझिए कि उनकी पाठशाला से ही पढ़ के बाहर निकले। मैं भी उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ। वहीं से पत्रकारिता सीखी और आज मैं एक बड़े अखबार का संपादन कर रहा हूँ। बाबूजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं उनके साथ अक्सर राजनेताओं के पास जाया करता था। उन्होंने एक राजनीति में आदर्श पैदा किया। उन्होंने कभी राजनीति को, पद को पैसे और अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा उन्होंने समाज के लिए बात की। मैं उनके साथ जब भी जाता था, जो मराठी भाषी नेता हैं, बड़े बड़े नेता थे, वो भी उनका वो सम्मान करते थे। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक उत्तर भारत से आया हुआ राजनेता जो यहाँ पर
राजनीतिकर्ता हो, साहित्य में हो, पत्रकारिता में हो, उसके महाराष्ट्र के बड़े नेता, मैं विलास राव जी को देखा हूँ उनका पैर छूते हुए, ऐसे कई नेताओं का नाम जानता हूँ कि उनका पैर छूते थे। ये बहुत हमारे समाज का भी सम्मान था। वो सम्मान इसलिए था कि बाबूजी ने राजनीति और साहित्य और पत्रकारिता में एक आदर्श स्थापित किया था, समाज को एक दिशा दी थी। और उन्होंने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका पहला धर्म समाज होता है। उसका उदाहरण भी पेश किया उन्होंने। मेरे उनके अंतिम दिन भी मेरे को याद है। ये घटना 2000 के आसपास की। उनके पास खुद का घर नहीं था। वो यूडी मिनिस्टर थे। यूडी मिनिस्टर माने मुंबई के ज़मीनों का मालिक, और वसंत दादा मुख्यमंत्री थे। वो चाहते तो एक नहीं हज़ारों मकान बना सकते थे, दुकानें बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2000 तक उनके नाम से अपना खुद का कोई घर नहीं था। इससे बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। मैं बाबूजी का नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समाज को उनके चले हुए बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उससे समाज का भी उत्थान होगा, उनका सम्मान भी बढ़ेगा, और यदि समाज उनके मार्ग पर चलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि जो इंसान जब राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो समाज की पहली चिंता की जानी चाहिए। कहीं न कहीं पिछले 2 दिनों सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष ने उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ एक व्यक्तिगत एक अभद्र मतलब अपशब्द का उन्होंने बयान दिया है। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने उस बयान को सुना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीति में आप दलगत राजनीति हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी समाज हो, उसके बारे में ऐसे शब्द जिससे समाज का अपमान होता है और ठेस पहुँचती है, इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय जब हर क्षेत्र में गिरावट आई है तो राजनीति में गिरावट आ रही है, और इस तरह के लोग, बहुत खास लोग, मैं किसी विशेष पार्टी के नाम नहीं लेता हूँ, ये हर दल में हो सकते हैं। कुछ लोग वैसा होते हैं, उसमें अपना स्वाभिमान समझते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। और उन्होंने माफ़ी मांगी है, इससे साबित होता है कि उन्होंने गलती की थी। चलिए, जो भी हुआ, माफ़ी मांगी, उनको देर से हुई, एहसास तो हुआ, लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी समाज को ठेस पहुँचे, किसी समाज के लोगों को भावना ठेस पहुँचे। क्योंकि मुंबई शहर एक मिनी इंडिया है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन यहाँ हर प्रदेश के लोग हैं, और सबका इस शहर के विकास में, जो शहर में आप चमक दमक देख रहे हैं, उसमें हर प्रदेश के लोग, आए हुए लोगों के पसीने के कारण से शहर चमका हुआ है। तो विकास में सबका योगदान है। हमारी एक कर्मभूमि है, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ के संस्कृति, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर रहें, ताकि हमारा भी यहाँ विकास हो और समाज का विकास हो। और यदि मुंबई का डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तरह के उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। चलते सीधे कांग्रेस में जो रहेगा उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब पार्टी में नहीं भी थे तब भी हमेशा अपने बाल अवस्था से उत्तर भारतीय समाज के हक की लड़ाई लड़ते नजर आए हैं। ऐसे ही बिमलेश दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? समाज को जब कोई आता है, उत्तर भारतीय समाज को अपने निशाने पे ले लेता है, तो उत्तर भारतीय समाज मतलब किस तरह से लोग देखते, सारी राजनीतिक पार्टियां हों, और भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष जी ने इस तरह जो स्टेटमेंट दिया है, वास्तव में उत्तर भारतीय समाज में एक रोष का माहौल है। हालांकि माफ़ी उन्होंने मांग ली है, लेकिन समाज के लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। उत्तर भारतीय समाज उस बृहद पेड़ की तरह, आम के पेड़ की तरह है जो फला फूला है, तो लोग पत्थर उसी पे मारेंगे ना, उसी पे मारेंगे और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन उस पेड़ और उस आम के फल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हमारे उत्तर भारतीय हैं। ऐसे बंड जैसे तमाम लोग समाज में घूम रहे हैं, कभी हमें परप्रांतीय कहेंगे, कभी गाली गलौज करेंगे। ये हारे हुए लोग हैं, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा समाज, जिसको वो गालियाँ दे रहे हैं, हमारा समाज निचले स्तर पे से ऊपर तक मेहनत और मजदूरी करके इस बम्बई शहर को चमकाया है, दमकाया है, और खुद समाज में अपनी प्रतिभा को बनाया है। तो किसी वंड और किसी राजनीतिक कोई किसी का वरदहस्त होगा ऐसा कहने के, तो उसमें पहले हमको एक सीखने की ज़रूरत है कि जो बीजेपी समझती है कि उत्तर भारतीय हमारे वोटर्स हैं, उसको समझने की चीज़ है कि ये हमारे हो ही नहीं सकते। तो इनको दूर रखें, दलगत छोड़ करके, और पर्सनल में जा कर के जो व्यक्ति विशेष हमारे समाज को आगे बढ़ाता है, उस व्यक्ति को हमें साथ देना चाहिए। यही मेरा कहना है, और अंड बंड कोई विषय नहीं है। अब सीधे बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने साफ तरह से कहा है कि
उत्तर भारतीय समाज को समझना चाहिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय को अपना वोट बैंक समझती है और समाज पर उन्होंने ये फैसला डाल दिया है। आप कल गए थे बन के खिलाफ माटा चौकी में, क्या हुई कल, पूरी घटना क्या है? अब इस चीज़ के पूरे आपकी इसकी जानकारी है, पूरी जानकारी बताइए विस्तृत रूप से। मान्यवर, कल ये जो घटना घटी 20 तारीख की है और जो भी तहरीर देना था संस्था के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से, कल हम लोगों ने तहरीर दिया है और उन्होंने जो भी ऐसा अनुचित कार्य किया है उसके प्रति हम लोग सजग हैं और तैयार हैं और जब तक वो आके माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोगों से तब तक उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अब हम सीधे बात करेंगे उत्तर भारतीय नेता। सबसे पहले हमेशा उत्तर भारतीय समाज की बुलंद आवाज़ के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीतिक क्षेत्र में एक उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और उन्होंने हमेशा जब से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है तब से उन्होंने एक एनजीओ गठन किया और डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, जिन्हें बापू जी के नाम पर भी लोग पुकारे जाते हैं, उन परिवार से काफ़ी करीबी रहे। मोहम्मद अयूब नसीम खान जी जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भैया, आज जन्म जयंती आपकी बहुत ही करीब रहे हैं, आप डॉक्टर साहब के पूरी फैमिली के करीब रहे हैं, तो आज क्या कौन सी चीज़ इनकी याद आ रही है आपको कि जो आप कहना चाहेंगे हमसे? देखिए, 92 साल पहले उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, जन्मस्थली उत्तर प्रदेश रही उनकी, लेकिन कर्मस्थली मुंबई और महाराष्ट्र रही और एक बड़े ही सरल स्वभाव के साहित्यकार, पत्रकार, विचारक, राजनेता, राज्य में कई बार मंत्री रहे और एक अद्भुत सोच के मालिक थे वो और सभी समाज को एक साथ एक सूत्र में पिरोने की जो क्षमता थी उनके अंदर, जिसको वो हमेशा कहा करते थे कि धर्म, मजहब घरों में वो अपने पर्सनली व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसानियत को मजबूत करने के लिए लोग इस मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग तरह की बहुत सारी राजनीति हुई है। कहीं धर्म के नाम पे हुई है, कभी भाषा के नाम पे हुई है, कभी प्रांत के नाम पे हुई है। उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में खाई पैदा करने की राजनीति मुंबई और महाराष्ट्र में लोगों ने की है। तो ये तमाम सारी राजनीति जिससे समाज में दुराव पैदा हो, जिससे लोगों का नुकसान हो, महाराष्ट्र जैसी सूफी संतों की धरती कलंकित हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के इस राज्य में, प्रोग्रामी राज्य के अंदर इस तरह की घटना ना घटे, वो तमाम सारी चीज़ों को बड़ी दूरंदेशी से देखते थे, सोचते थे और उस पर काम करते थे। और मुंबई और महाराष्ट्र के विकास में उनका भी एक हद तक बहुत बड़ा योगदान रहा है और ख़ास करके उत्तर भारतीय समाज को एकजुट करने में, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो आज हमारे बीच वो नहीं है, आज उनकी जयंती है। हम सारे लोग डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी फाउंडेशन की तरफ से आज के दिन यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हज़ारों की संख्या में लोग उसमें आते हैं और उनको याद करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल लूँगा, महागठबंधन में गांठ पड़ती नज़र आ रही है। ममता बनर्जी ने एकला चलो की ऐलान कर दिया है। पंजाब में भगवत मान जी ने भी मतलब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है और आज महाराष्ट्र में महागठबंधन की सीटों को बटाव लेकर होने की चर्चा है, क्योंकि आप महागठबंधन की जो भी कमेटी है उसमें जब भी कोई बड़े निर्णय होते हैं उसमें आपको शामिल किया जाता है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर? देखिए, कोई गठबंधन में कोई गांठ वगैरह नहीं पड़ी है। हर पार्टी जो अपने अपने प्रांत की, अपने अपने प्रदेश की पार्टी है, वो हर पार्टी ये अपेक्षा करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लोग चुन के आएँ। तो ये सोचना, ये बात करना कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात सबको कहने का अधिकार तो है और वो लोकतांत्रिक तरीके का अधिकार सिर्फ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों में ही आपको देखने को मिलेगी। बाकी दूसरी पार्टियों में तो डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। और आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज़ वेल है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विषय हैं उसको सुलझा लिया जाएगा और सब एकजुट होकर 1 to 1 के सामने चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में 2024 में लोग देखेंगे।